अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इसमें इंडिया पाकिस्तान डिबेट्स करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स करते हैं। लेकिन आज हम जी डिस्कस करेंगे कि जो 2021 स्टार्ट हुआ है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि आगे क्या सिचुएशन होगी पूरी दुनिया की, और ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की, कि जो दोनों कंट्रीज़ हथियार लेने में दौड़ में हथियार की दौड़ में आगे रहती हैं। और कभी कोई प्लेन खरीदा जा रहा होता है, कभी कुछ खरीदा जा रहा होता है। दोनों तरफ ही जो है वो सारा बजट या ज़्यादातर बजट, बहुत सारा बजट जिसे हम कहते हैं कि जो मेन बजट है वो डिफेंस पे लगा दिया जाता है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज। हमें ज्वाइन किया है इंडिया से कर्नल दानवीर सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सर, जैसे मैंने बताया इंट्रो में, एक हथियार की दौड़ सी हमारे यहाँ रहती है। आपने कुछ खरीदा तो हमने भी खरीदना है, आपने जेट खरीदे तो पाकिस्तान ने भी लेना है, पाकिस्तान ने कोई हथियार खरीदा तो भारत ने भी लेना है। तो ये चीज़ जो है आपको कहाँ जाती हुई लग रही है 2021 में? और आपको लगता है कि ये सब कुछ करने से क्या कोई एज अ सोल्जर आप क्या समझते हैं कि कोई कंट्री जो है वो अपने आप को महफूज समझती है, सेफ समझती है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई भी दूसरा देश हो? क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक दिफा की बात है, अलग अलग मुल्क की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाता है, अगर आपके मुल्क की दिफा ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क की दिफा ठीक नहीं होती वहाँ पर वो तरक्की भी नहीं होती। तो अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको अपनी सुरक्षा, अपनी सेनाओं को मजबूत रखना पड़ेगा और मजबूत रखने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके इंट्रो का सवाल है, आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि हमारे खित्ते में खास तौर से हम दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, हम लोग बहुत सारा पैसा जो है डिफेंस रिलेटेड चीज़ों में मैं कहूँगा ज़ाया कर देते हैं। शायद जो आर्म्स रेस हमारे आपस में जो चली हुई है, इससे बहुत सारा जो हमारे जो पैसा है वो अदरवाइज डेवलपमेंटल कार्रवाई में यूज हो सकता था। शायद ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका प्रयोग हो सकता था और बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पूरे इलाके में सिचुएशन ऐसी है कि हम अपनी डिफेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो चाहे ना चाहे हमें इस पे खर्चा करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हम दो तरफ से थ्रेट महसूस करते हैं, एक चाइना से और एक पाकिस्तान से। अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, बांग्लादेश है, तो वहाँ से हमारी कोई वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, हमारे दोस्ती के ताल्लुकात हैं। और इस बार 26 जनवरी की परेड में बांग्लादेश की आर्मी का बैंड भी शिरकत करने वाला है। 50 साल मनाएंगे बांग्लादेश की आज़ादी के। उसके अलावा बाकी चाहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, सारे मुल्कों को देख लीजिए जहाँ पर कितना ज़्यादा पैसा जो है डिफेंस के ऊपर बर्बाद नहीं होता। बट इंडिया को करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान का भी देखना है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं चाइना के साथ में और कंपल्शंस हैं। इंडियन ओशन रीजन है पूरा, ईस्ट पैसिफिक है, आपके जो साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज हैं वो भी हमें देखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, दिफा के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट एज अ रीजनल पावर भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो हमारा खर्चा होना लाजमी है और मेरे ख्याल से ज़रूरी है। सर, अब जैसे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, जिसको अक्सर हम कॉपी भी करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कॉपी किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हो रहा है, जिस तरह से वो अपने आप को रखते हैं, जिस तरह वो आगे बढ़ते हैं, तो कोशिश की जाती है कि साउथ एशियंस भी वो कुछ कॉपी कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि अगर सिर्फ हम इस वक्त भारत की बात करें तो भारत को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि जिससे उसको इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरा ना लगे? ख़ास तौर पे अगर हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान से तो चले आपको 100 तरह के प्रॉब्लम्स हैं और आप लोग कहते भी रहते हैं, लेकिन अगर चाइना को हम देखें और आप ये कोशिश करें कि चाइना के साथ आपके टर्म्स ठीक हो जाए, आपको इतना ज़्यादा असला की और चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े उस फ्रंट पे, तो उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल में दो दो सवाल है। एक तो आपने यूरोप का हवाला दिया,
तो मैं उस यूरोप के हवाले से एक यूरोपियन यूनियन समझा। और दूसरी बात आपने कही चाइना की, कि चाइना से आपको खतरा ना महसूस हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो गेम चल रहा है वो एक अलग चल रहा है। आपने अगर ये सुना होगा द एशियन एज, तो जो एशियन एज है वो कहते हैं कि और 25 साल के बाद में एशिया की एज जो है ग्लोब पे आने वाली है। आपको ये जरूर मालूम होगा कि अंग्रेज जब इस खित्ते में आया था तब हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी पूरी दुनिया की मिला के 25% थी, और आज देख लीजिए हम लोग कितने गरीब हैं। तो ये कहा जाता है कि और 25 साल के अंदर एशियन एज आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि एशिया के जो मुल्क हैं, नेमली चाइना और इंडिया, ये दुनिया के मेजर इकोनॉमिक हब्स हो जाएंगे। और इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, किसकी ज्यादा पावर होगी, तो ये एक दूसरे लेवल का एक आपस में एक पावर स्ट्रगल है। और इस पावर स्ट्रगल के चलते जॉसलिंग, स्ट्रेटेजिक जॉसलिंग जरूर होगी, लेकिन युद्ध कभी नहीं होगा। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ये दोनों मुल्क कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपस में तनातनी और पोस्चरिंग और इस प्रकार की कार्रवाई जरूर होती रहेगी। आपकी आवाज नहीं। ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो जहां तक चाइना का सवाल है, इसका इम्प्लीकेशन अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये चलेगा। जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप से हम आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ओके। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि उनके इतना ज़्यादा कुछ असला भी नहीं ख़रीदा जाता और हम उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि हमारे यहाँ भी जो है उस तरह की टेंशन ना हो, और जो कि साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा शायद असला भी हम ही लोग लेते हैं, एक दूसरे के पीछे भी हम ही लोग पड़े रहते हैं। चाइना के साथ जो है, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, चाइना के साथ भारत क्या कर सकता है ऐसा जिससे लेकर ये टेंशन ख़त्म हो और आगे फर्दर ये साल उसी में ना गुजर जाए कि फिर बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ सकें। हाँ, देखिए, आपके इस सवाल के अंदर दो हिस्से हैं, एक इंडिया चाइना का हिस्सा है और एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को यूरोपियन मुल्कों के साथ। वो यूरोपीय मुल्क जो कि आपस में जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, दो जंगें अजीम, एक और दो लड़ी, तो हम क्यों नहीं, बेसिकली आप ये कहना चाहती कि हम क्यों नहीं दोस्त हो सकते और हम इतने हथियारों पे खर्चा ना करें, ऐसा कब होगा। एक ये है, दूसरा है चाइना के साथ में। तो देखिए, एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस एशिया के हिस्से अगर गिनाया जाए तो एशिया प्रॉपर है, जिसके अंदर चाइना बेसिकली माना जाता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट है। तो ये सारे इलाके मिलाकर एक पूरा कॉन्टिनेंट एशिया बनता है। जहां तक चाइना का सवाल है, आपको बिल्कुल मालूम होगा कि जब अंग्रेज इस खित्ते में आया था तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 25% जीडीपी की थी। और अब कहा जाता है कि आने वाले 25 साल के अंदर एशियाई एज जो है वो वापस आने वाली है, यानी कि दुनिया की जो दौलत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है
एशियाई मुल्कों के पास होगा बनस्बत चाइना और हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, डोमिनेंस की डोमिनेंस का एक जियो इकोनॉमिक गेम चल रहा है, जिसके अंदर हिंदुस्तान शामिल है। आप साउथ चाइना सी के अंदर हमारी हमारे मूवमेंट्स देखती हैं, हम हमारा जापान के साथ में अलायंस देखती हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा अलायंस देखती हैं, और साउथ एशियन कंट्रीज, आसियान मुल्क जो है वो हमारे ऊपर बहुत उम्मीद बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान ही एक मुल्क है जो चाइना की जो हेगेमनी है उसको काउंटर कर सकता है। तो बेसिकली हम दोनों मुल्कों के बीच में ये है कि कौन एशिया का लीडर बनेगा, और इसके चलते आपको ये बता दें कि हम लोग आपस में कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा लड़ाई लड़ना नहीं है, हमारा मुद्दा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन करना है। जियो इकोनॉमिक्स के चलते हम वो स्ट्रेंथ और एलाइज गेन करेंगे। चाइना के पास पैसा ज्यादा है, वो जियो इकोनॉमिकली मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू इंडिया, बट इंडिया भी कोई कम नहीं है। इंडिया भी अपने जितने इसकी हिम्मत है आज की तारीख में उससे कहीं ज्यादा उसने अभी हासिल किया हुआ है, और धीरे धीरे वो चीज सुधरेगी। तो यहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना का सवाल है, वो एक डिफरेंट प्लेन पर है, उसका डायमेंशन डायनेमिक्स अलग है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और यूरोपियन मॉडल का सवाल है, अगर उसकी बात करी जाए तो मैं इसके बड़े पक्ष में हूँ, और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हिंदुस्तान को भी कुछ मलेशिया के तर्ज पर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ तर्ज पर, जिसके अंदर छोटे छोटे एमिरेट्स हैं, मलेशिया के अंदर भी छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको मिलाकर एक पूरा मुल्क बना है, तो अपने अपने मुल्क भी रहें, और एक किस्म का जैसे सार्क था, एक किस्म की एक यूनियन हो जाए, और जिसके अंदर हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, कि जिसके अंदर जो प्रेसिडेंटशिप है वो हर 5 साल के लिए एक मुल्क के पास आए, और अपने अपने कानून वगैरह चले, लेकिन जहां तक बॉर्डर का सवाल है वो ओपन हो, पासपोर्ट पूरे सार्क का एक हो, समथिंग लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे यूरोपियन यूनियन का है। तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए बहुत मजबूत नेता चाहिए, और उस टाइप के नेता अभी हमारे पास नहीं है। हमें नेता चाहिए अतातुर्क जैसा, वो एक बहुत ही बेमिसाल उदाहरण है। अतातुर्क ने 10 साल के अंदर तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क को एकदम लिबरल कर दिया, वहाँ की सोसाइटी को एकदम मॉडर्नाइज कर दिया। उस टाइप का लीडर हमें इस खित्ते में चाहिए, लीडर नहीं लीडर्स चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो इस प्रकार के लीडर जो हैं हमारे पूरे खित्ते में नहीं है, और अभी भी हम 1947 से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी हम अंग्रेजों और मुगलों और तुर्कों की दास्तानों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम हिस्ट्री में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, हिस्ट्री से तार उठाकर अपनी दुश्मनी को पुख्ता करते हैं, और हम आगे देखने को इनकार करते हैं। आगे देखना हम नहीं चाहते, हमें इसी कीचड़ में अच्छा लगता है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सर और है उसमें ये कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, कि एक हम लोगों की एक ईगो भी हमने बना के रखी है। अगर भारत ने फॉर एग्जांपल कुछ खरीदारी की है, कुछ खरीदा है, उसने कुछ परचेज किया है, कोई प्लेन किया है या कोई जेट किया है, कोई मिसाइल का अगर एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमें भी करना है, और अगर हमने किया है तो भारत को भी करना है। तो इस तरह से करके, जैसे वो पुराना एक था ना हमारे यहाँ, एक कहा गया था हमारे यहाँ, जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो ये एक जिद थी, एक ईगो थी। क्या समझते हैं आप कि इस तरह से करके हम लोग हथियार खरीदते जा रहे हैं, चाहे हमारे पास लोगों को रोटी देने का ना हो पैसा, लेकिन हम हथियार के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, और एक दूसरे से कंपटीशन में पड़े रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर भारत ने लिया है तो पाकिस्तान को लेना है। अगर एक दिन भारत कोई एक्सपेरिमेंट करेगा किसी मिसाइल का, तो कुछ दिन में पाकिस्तान भी करेगा, चाहे उससे बड़ा करे उससे छोटा करे, और सेम अगर पाकिस्तान करेगा तो कुछ दिन में हम वो न्यूज़ भी सुनते हैं कि जी भारत ने भी किया। वो इतनी दूर, इतने किलोमीटर पे चला जाता है, उतने किलोमीटर पे चला जाता है। हम एक दूसरे को डराने में, एक दूसरे से कंपटीशन करने में ही लगे में, चाहे हमारी पब्लिक जो है उसके पास रोटी ना हो। देखिए,
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपने तो एटम बम बना लिया, आप घास खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो इमरान खान से पूछना पड़ेगा। बहरहाल ये तो जोक है, डोंट टेक इट नहीं, सो मैं सीरियसली। एक एग्जाम्पल दे रही थी आपको कि ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही थी कि मुझे लगता है कि ये एक जिद थी या एक ईगो थी या क्या, या कंपटीशन था जिसके लिए उन्होंने ये देखिए, लाइन यूज की। नहीं, वो पाकिस्तान के लिए ना जिद थी ना ईगो थी, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ये एक एफडी थी, फिक्स डिपॉजिट था। क्योंकि पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान ने कितनी आसानी से ईस्ट पाकिस्तान में उसकी फौजों को हरा दिया और नया मुल्क खड़ा कर दिया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को, या कहें कि पाकिस्तान की फौज को, एक तरीके से खौफ आ गया कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि किसी दिन हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के भी और टुकड़े कर दे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब ये कहा कि हम घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, उसका ये था कि अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हम कुछ भी करने को चले जाएंगे और हम एटम बम बनाएंगे जिससे कि हमारी आज़ादी पुख्ता हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो ये तो उनकी बहरहाल सोच थी। क्या उससे वो सिक्योर हो गई है? क्या वो हालात जिस तरीके से उन्होंने उसकी तजवीज़ बनाई थी, क्या वो उसी तरीके से है? ये मेरे ख्याल से आपका जो डिफेंस का हल्का है उसके उसके ऊपर है कि वो सोचे और अपना स्वॉट एनालिसिस करे, अपना एनालिसिस करे कि भाई क्या खोया और हमने क्या पाया। जहाँ तक जो रिक्वायरमेंट है, डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों मुल्कों की जो स्ट्रेटेजी है फौज को लेकर ये मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो डिफेंसिव बाय नेचर है। हम लोग, हमारी जितनी भी फौज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पर बनी और बसी है। और पाकिस्तान की जो फौज है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑफेंसिव उससे बनी है, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत बनी है। इसीलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अर्जेंट और रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा नए नए हथियार, हाई टेक्नोलॉजी के हथियार खरीदने की, क्योंकि वो ऑफेंसिव, अपनी फौज को ऑफेंसिव नेचर में देखता है, डिफेंसिव नेचर में नहीं देखता है। तभी आपने देखा होगा कि 1948-47 की जंग पाकिस्तान ने शुरू करी, 65 की जंग पाकिस्तान ने शुरू करी, 71 की जंग पाकिस्तान ने शुरू करी, और कारगिल की जंग भी पाकिस्तान ने शुरू करी, क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट है। और ऑफेंसिव में जाने के लिए आपको जदीद तरीन हथियारों की जरूरत होती है, अच्छे हथियारों की जरूरत होती है, तो इसीलिए पाकिस्तान खरीदता है। लेकिन जब पाकिस्तान खरीदता है तो हमें भी मजबूरन खरीदना पड़ता है। हम में और पाकिस्तान में ये फर्क है कि टेक्नोलॉजी वाइज कई क्षेत्रों में पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी वाइज उसके जो हथियार है बहुत उम्दा है। खासतौर से उसकी एयरफोर्स है वो काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में है बनस्बत की हिंदुस्तान की एयरफोर्स के। क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने, जैसे मैंने बोला, कि वो ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को डेवलप करती है, देखती है। और हमारी एयरफोर्स जो है तकनीकी तौर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स से कमजोर है, लेकिन मुकाबला होता है नंबर से। हमारे पास नंबर्स ज्यादा है, वहां पर हमारे पास एक क्वांटिटेटिव एज है, वेयर एज पाकिस्तानीज हैव अ क्वालिटेटिव एज। तो ये फर्क है। तो दोनों मुल्कों की सोच में फर्क है, दोनों मुल्कों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और इसीलिए आप देखती हैं कि इस खित्ते के अंदर काफी लंबी आर्म्स रेस कई सालों से, बल्कि 70 साल से चलती आ रही है। तो सर पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री की फौज या आर्मी ऐसी है जिससे आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि इंडियन आर्मी को कुछ सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं होगा, मैं कहीं की भी बात कर रही हूँ। तो कौन सी आपको ऐसी लगती है कि जिनको बहुत ज़्यादा आप एडमायर करते हो कि इनको बहुत इनकी फ़ौज जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सीखी हुई है, इनकी फ़ौज को बहुत बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है? ऐसी कौन सी कंट्री आपको लगती है? और दूसरा ये कि ये जो हम लोग हथियार लेते जा रहे हैं, जो कि हर कुछ दिनों में न्यूज़ आती ही रहती है, आपको लगता है कि ये कोई सिक्योरिटी दे रही है, हमें एक दूसरे से बचा रही है, या सिर्फ हम हथियार जमा कर रहे हैं और ख़तरा उधर ही है? देखिए, आखिरी पॉइंट सबसे पहले, खतरा उधर ही है और हम हथियार जमा करते जा रहे हैं। जहां तक सवाल ये है कि कौन सी फौज बेहतर है, तो मैं आपको पहले एक चीज तो बड़ी आसानी से क्लियर कर देता हूँ कि पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज और बांग्लादेश की फौज, इसका बेसिस जो है अंग्रेज
ब्रिटिश आर्मी का है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का है। तो बेसिकली हमारी जो फौजें हैं वो एक ही हैं, एक ही तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन सब एक ही तरीके से है। और जो सोच विचार है वो भी एक ही तरीके का सोच विचार है। जब हम यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी अफसरों से मिलते हैं और हमारे ब्रिगेड्स के अंदर पाकिस्तानी यूनिट भी होती है, हिंदुस्तानी यूनिट भी होती है। और इनफैक्ट आपके जो चीफ हैं कमर बाजवा साहब, ये हमारे जो जनरल विक्रम सिंह थे उनके अंडर में, उन्हीं के फॉर्मेशन में थे। और जनरल विक्रम का ये कहना है कि बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही थॉरो जेंटलमैन किस्म के ये पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर थे। और हम लोगों का भी तजुर्बा ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर में और हमने कोई जहाँ तक ट्रेनिंग का और जो थॉट प्रोसेस का, जो टेक्निकल थॉट प्रोसेस है, उसमें कोई फर्क है वो नहीं है, ना बांग्लादेशियों में। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क ये आता है कि पाकिस्तान की फौज में फिर इस्लाम आ जाता है। और हम लोगों का ये मानना है कि जब आपकी फौज में कोई इस तरीके की चीज हावी हो जाती है, इस्लाम आ गया या कोई धर्म मजहब की चीज आ गई, तो आपका लॉजिक जो है वो कमजोर पड़ जाता है और जुनून बढ़ जाता है। और इसी के चलते मेरे को और हम लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान जब भी कभी हिंदुस्तान से टकराता है तो उसकी शिकस्त का कारण यही जुनून है, जो कि टेक्निकल लॉजिक को दरकिनार करते हुए एक मजहबी जुनून के ऊपर वो दीवार में सिर मारने लगते हैं, जिससे सिर में चोट लगती है। लेकिन यही फौज जब आप यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं तो उसकी सोच, उसकी तैयारी बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोगों की सोच और हम लोग तैयारी करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो। तो ये तो रही बात इन तीनों फौजों की। उसके बाद आपने इनफैक्ट सबसे पहले ये पूछा कि आपको सबसे अच्छी फौज कौन सी लगती है। तो मेरे को मौका मिला है अमेरिकनों के साथ में ट्रेनिंग करने का, मेरे को मौका मिला है फ्रेंच लोगों के साथ में मशक़ें करने का, मेरे को बांग्लादेशियों के साथ में, श्रीलंकन के साथ में मौका मिला है। मैंने मलेशियंस को भी देखा है, थाईलैंड की आर्मी से भी कुछ ना कुछ किया है, भूटान की फौज, नेपाल की फौज से भी कहीं ना कहीं मेल मिलाप रहा है। और इन सारी फौजों के साथ जो हमने अलग अलग कोर्सेज करे हैं, ट्रेनिंग करी है, एक्सरसाइजेस करी हैं, तो मेरे को ये लगता है कि जहाँ तक जो ट्रेनिंग का सवाल है, जो हार्डनिंग का सवाल, जो हार्ड कंटेंट की बात है, हार्डनेस की बात है, टफनेस की बात है, उसमें हिंदुस्तानी सैनिक जो है इन सब से बहुत बहुत आगे है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो काफ़ी आला दर्जे के हैं, बिकॉज ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन अमेरिकन फोर्सेस के अंदर बहुत बेहतरीन है। फ्रेंच भी अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंच फोर्सेस के अंदर मैंने उस तरीके की हार्डनिंग और टफनेस नहीं देखी जो मैंने अमेरिकन और इंडियंस में देखी है। हम लोगों ने इनके साथ में बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करी हैं, हम देखते हैं कि ये फिजिकली इतने तगड़े नहीं होते। हाँ, बॉडी शॉटी होती है, बड़े आर्नल्ड शिवाजनेगर जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन इनमें एंडोरेंस उस तरीके की नहीं होती जैसी हम हिंदुस्तानी फौजियों में होती है। और हम हिंदुस्तानी फौजियों में का मतलब है कि पाकिस्तानी फौजियों में भी वैसे ही होती होगी और बांग्लादेशी फौजियों में भी वैसी होती होगी, क्योंकि हमारे ये सारे फौजी इन्हीं इस इलाके के गाँव के हैं, बड़े टफ हैं और इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो दूसरे किस्म का है, रहना सहना एक अलग किस्म का है, हार्डी बॉयज हैं, दे आर टफ पीपल। तो मेरे को अपनी फौज की तरबियत, ट्रेनिंग और रख रखाव ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सबसे बेहतर लगता है। बिल्कुल सही। सर, एक चीज़ है कि पहले आप लोग बहुत, अभी भी खैर आप लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ हैं उनको कहा जाता है कि जी वो दूसरे कंट्रीज़ के विजिट्स भी करते हैं, डेलीगेशन से भी मिलते हैं, कोई जो पॉलिटिकल कहना चाहिए मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें भी समटाइम्स होते हैं, और दूसरी जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके जो
चाहे प्रेसिडेंट हों या उनके प्राइम मिनिस्टर हों, उनसे मीटिंग्स तो बहुत इंडियन मीडिया और सब लोग बात करते हैं कि वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आर्मी चीफ, इंडिया के आर्मी चीफ को तो ऐसा नहीं है, इंडियन आर्मी तो पॉलिटिक्स में नहीं है ये वो। लेकिन कुछ दिनों से हमने देखा कि इंडियन आर्मी चीफ जो है वो कुवैत भी गए, सऊदी अरेबिया भी गए और इस तरह की उन्होंने भी मीटिंग्स की हैं। तो क्या ये हम कुछ चेंज देख रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये इंडियन आर्मी की बहुत पहले से रिक्वायरमेंट थी और बड़ा इसको पुश भी करा करते थे कि अ, हमारी फौज को डिप्लोमेसी के अंदर, मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर शामिल किया जाए। उसका कारण ये है कि फौजी जो स्ट्रेटेजिक लेवल की जब प्लानिंग होती है तो फॉरेन अफेयर्स की फौजियों को अच्छी जानकारी होती है, समझ होती है, जियोपॉलिटिक्स की बड़ी अच्छी जानकारी होती है। और जियोपॉलिटिक्स को क्योंकि अच्छी जानकारी होती है, उसकी अच्छी समझ होती है, तो हमारा ये मानना है कि फौजी जो है जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए अच्छी मिलिट्री डिप्लोमेसी अंजाम दे सकता है। जैसा कि आपने देखा, इंडियन आर्मी चीफ म्यांमार गए, नेपाल गए, मिडिल ईस्ट गए, जिसमें सऊदी अरेबिया और आपके यूएई शामिल थे। तो ये हमारी एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। लेकिन जब हम पाकिस्तान आर्मी के साथ में कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ये बोलूं कि पाकिस्तान आर्मी को इसमें एज है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान के ऊपर काबिज रही है, ये हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के अधिकतर समय। और जो बाहरी मुल्क हैं उनको भी ये मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर असली पावर कहाँ है। तो जब पाकिस्तान के चीफ से अगला मिलता है तो उसमें बहुत सारे एंगल शामिल होते हैं, और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के जो डिसीजन होते हैं या जो लाइन होती है, उसकी अहमियत पॉलिटिकल बॉसेस से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन जब हिंदुस्तान आर्मी चीफ की बात कर रही हैं आप, और हिंदुस्तान आर्मी चीफ जब इन मुल्कों में गया है तो फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी साथ में गए हैं। शायद म्यांमार में जब हमारे चीफ गए थे पिछले साल, तो शायद फॉरेन सेक्रेटरी मेरे ख्याल से उनको उन्होंने अकम्पनी किया था। और अभी भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के नुमाइंदे जो हैं वो उनको अकम्पनी करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे यहाँ पे जो सिविलियन सुप्रीमेसी है वो सुप्रीम है। आर्मी का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए होता है बिकॉज उसकी जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, वो जियो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझती है। तो वो एक तरीके से जियो पॉलिटिकल पुश के लिए आर्मी चीफ का इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत अच्छी चीज है। और नॉट ओनली आर्मी चीफ, जो डिफेंस अटैचीज है हमारे, उनका भी इस्तेमाल जो है डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल है। और ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग में भी उनका काफी योगदान लिया जा रहा है, उनका काफी यूज किया जा रहा है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि ये यही चीज़ आगे चलकर ऐसा ऐसा बढ़ती जाए, और जिस चीज़ के ऊपर आप पाकिस्तान को हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा आर्मी जो है वो पावर में रहती है और आर्मी का ही जो है वो बैकअप होता है, कहीं भारत भी उसी तरफ तो नहीं चल पड़ रहा कि अभी ना सही कुछ सालों के बाद हम देखें कि आपके यहाँ भी यही कुछ हो रहा हो, जो आर्मी है वही आपके यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर रही हो? नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी आर्मी के अंदर इस तरीके की सोच अभी तक तो है नहीं, और ना आगे होगी। और अगर किसी की होगी भी तो वो जड़ नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे देश में तख्ता पलटने के लिए कोई ऐसा भारी लॉजिक या कोई ऐसा जुनून या कोई ऐसी चीज जो है जो कि कॉमन चीज में शामिल हो, ऐसी नहीं है। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पूरी फौज अगर पॉलिटिकल हो गई तो ये फौज बिखर जाएगी, हिंदुस्तान की फौज जो है बिखर जाएगी। हिंदुस्तान की फौज के अंदर पूरे पूरे इलाके से तकरीबन बराबर का रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्थ ईस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, साउथ का भी है, नॉर्थ का भी है, सब जगह का है। और चारों दिशाओं के जो एस्पिरेशंस हैं वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एक से नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आके और मिलिट्री को नहीं कर सकते। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं कि जब इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी लगाई थी, लगाने से पहले उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैना को बोला था कि आप जो है देश की सत्ता पर काबिज हो जाइए और देश में मार्शल लॉ लगा दीजिए। इंदिरा गांधी ने उनको रिक्वेस्ट करी
और जनरल रैना ने बोला था कि मैडम ये आपका काम है पॉलिटिक्स करना, आप करिए, हम आर्मी के चीफ हैं, अपनी आर्मी देख रहे हैं, आप देश की चिंता ना करिए, देश सुरक्षित रहेगा, आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, हम इसमें दखल नहीं देंगे। तो ये एक हमारा जो है स्टैंड रहा रहा है और रहेगा। अगर हम पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं, जैसा मैंने बोला कि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अलग अलग है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर अथॉरिटेटिवली कुछ नहीं हो सकता। अथॉरिटेटिवली कुछ अगर होगा तो उसके बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे और फौज भी बिखर जाएगी। तो फौज किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में पॉलिटिक्स में आ नहीं सकती। अगर कोई जनरल ये सोचे कि मैं ऐसा कर भी दूंगा, उसका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्टिनेंटल किस्म का मुल्क है। ये छोटा मुल्क नहीं है। छोटे मुल्कों में मिलिट्री कू वगैरह हो सकते हैं, इतने बड़े मुल्क में मिलिट्री कू और इतनी डाइवर्स नेशनैलिटी, सब नेशनैलिटीज वाले मुल्क के अंदर मिलिट्री कू कभी नहीं हो सकता। सर ऐसा आप सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो अभी देखने में आया ही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके आर्मी चीफ तो पहले कभी हमने नहीं देखा कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो कहीं दूसरी कंट्रीज़ के इस तरह से विजिट्स पे गए हों, लेकिन गए तो देखिए किसी भी चीज़ को आप सिरे से इनकार तो नहीं कर सकते, कुछ भी पॉसिबल तो है। अगर देखिए ये इतना इतना मैं थोड़ा सा चेंज भी अगर आया सर, तो आगे भी मतलब नहीं तो मैं ये पॉसिबिलिटीज हो आपको सकती हैं। बिल्कुल इस ये थोड़ा सा चेंज अलग लेवल पर आया है। ये जिस तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं उस तरफ बिल्कुल नहीं आया। और क्योंकि मैं इंडियन आर्मी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस फौज का, तो इस तरीके की सोच ना कभी थी ना है, आज भी नहीं है। और अगर कोई ऐसी सोच लेके आएगा भी तो वो उसका अलग ही हश्र हो जाएगा, वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस तरीके से आप सोच रही हैं कि हमारे चीफ जो गए हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं और उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि वो अभी पॉलिटिक्स में फौज की जो दखल है वो हो रही है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो आप अपने नजरिए से देखती हैं तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेसी वेस्टर्न कंट्रीज के जो मुल्क हैं उनके आर्मी चीफ, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ, ये एयर चीफ ये करते रहे हैं। अमेरिकन बहुत करते हैं इस चीज को। इनफैक्ट यूरोप के बड़े मुल्क, आपका अमेरिका, ये सब मिलिट्री डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, जो हिंदुस्तान आज तक नहीं देता था। अब वो देने लग गया है, लेकिन उसका कोई और डायमेंशन नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस, जापानीज, ये सब इस चीज को बहुत तरजीह देने लगे हैं। हाल फिलहाल में जापानीज भी देने लगे हैं। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो नया साल शुरू हुआ है 2021, उसमें आप क्या समझते हैं कि इंडियन आर्मी को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडियन आर्मी को 2021 से लेकर और अगले 10-15 साल तक सबसे बड़ा चैलेंज जो है चाइना की तरफ से है। और चाइना को सेंटर में रख के ही पूरी डिफेंस की प्लानिंग है, तैयारी है। और जितनी भी खरीदो फरोख्त हो रही है पिछले 10 साल में, मैं ये कहूँगा वो सब चाइना, 10 साल से भी ज़्यादा, बल्कि 20 साल मान के चलिए कि वो चाइना सेंट्रिक है। और हमारा पूरा फोकस अभी इंडियन नेवी के ऊपर है। इंडियन नेवी में अब हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। इंडियन नेवी के अंदर हम हाई एंड ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। इंडियन नेवी की अंदर पिछले 10 साल के अंदर हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च करी है और भी लॉन्च करने की तैयारी में है। सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो हमने इंडक्ट करी है। तो ये सारी की सारी जो जो तैयारी है ये चाइना स्पेसिफिक और चाइना सेंट्रिक है। और आने वाले समय में जो नेवी है, इंडियन नेवी, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, जियो पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की जो इलाके के अंदर जो बरकत है उसको महफूज रखने के लिए। बिल्कुल। और सर उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जो नए जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे अभी जैसे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के निकल रहे हैं, तो उनमें कोई इस तरह का आपको लगता है इंडिया में और पाकिस्तान के हवाले से भी आप देखते हैं कि कुछ लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा दोनों कंट्रीज़ में जो है वो लड़ाई झगड़ा ना हो और पीसफुली रहें? इस चीज़ को लेकर जो नई जनरेशन है
उसको आप कैसे देखते हैं? जो नए फौजी आ रहे हैं आपके, जो नए आप लोग आर्मी में भर्ती होते हैं या आर्मी में ना भी हों, अगर बाहर भी हों अगर, तो नई जनरेशन क्या सोचती है? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जो ट्रेडिशनल दुश्मनी का जो रीज़न है, वो हिस्टोरिकल है। और हिस्टोरिकल रीजंस के चलते ये दुश्मनी किसी न किसी रूप में रहेगी। और क्योंकि मैं हर एक पाकिस्तानी, चाहे टेलीविज़न हो या कोई यूट्यूब चैनल हो, मैं ये बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, और मेरा ये बहुत मानना है कि पाकिस्तान नफ़रत की बिना पर इस दुनिया में आया था, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से आज़ादी ली थी, अंग्रेज़ों से नहीं ली थी। और उसकी दुश्मनी हिंदुस्तान से है, और उसकी दुश्मनी रिवायतन दुश्मनी है, हिस्टोरिकल दुश्मनी है। तो ये दुश्मनी मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं कम होगी या इस पे कहीं विराम आएगा, स्टॉप आएगा, और ये इसी तरीके से चलती रहेगी, ऐसे ही आग सुलगती रहेगी। लेकिन ये बहुत ही पेसिमिस्टिक बात कर दी मैंने। लेकिन जो हमारा जो यंग कम्युनिटी है, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनकी दिली तमन्ना ज़रूर है कि अच्छे हालात हो जाए, एटलीस्ट वो वाला इलाका भी देखें जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। ऐसी उम्मीद लोगों में है। लाखों लाखों पाकिस्तान से हिंदू रेफ्यूजी आया 1947 के बंटवारे में। वहाँ भी काफ़ी लोगों की तमन्ना है कि हम अपना पुश्तैनी जगह को देखें। आप भी यहाँ से गई हैं, आपकी भी ये तमन्ना होगी कि एक बार ज़िंदगी में अपने पुरखों की जगह को मैं भी देखूं। तो इस तरीके की चाहत ज़रूर है। और एक बार आप ही के साथ, आप ही के प्रोग्राम पे, या आपके जो मित्र हैं दूसरे, उनके प्रोग्राम पे जिसमें आप भी शामिल थी, मैंने ये भी कहा था कि हमारी आपस की इंडिविजुअल दुश्मनियां नहीं है, दुश्मनी सियासी है और पॉलिटिकल है, इंडिविजुअल नहीं है। तो लोगों में भी इंडिविजुअल लेवल पर कोई इस प्रकार की दुश्मनी नहीं है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, जैसा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि इट इज़ बेस्ड ऑन हेट। और जिस दिन ये हेट खत्म हो जाएगी, उस दिन मामला सुलझ जाएगा। और ये हेट, अगर कमाल है पाकिस्तान के लोगों से बातचीत करें और कश्मीर का जिक्र ना आए, तो अगर ये भी मानना है कि अगर कश्मीर पूरा का पूरा उठा के पाकिस्तान को दे भी दी जाए कि भैया ये लो, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सुलह और दोस्ती हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जो वजूद है वो ही नफरत की बिना पर है, तो वो नफरत दूर नहीं होगी। और क्योंकि उसकी जो बेसिस है, नीम में जहर है, नीम में नफरत है, तो वो दूर नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ किया जरूर जा सकता है कि हालात जो है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े और आवाम के बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो, और ये नफरत की दीवारें जितनी हद तक हो सके वो हटे और कम हो। पहले तो ये कि सर, मैं वहाँ से नहीं गई थी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत छोटे थे तब यहाँ पे हाँ, वही, पाकिस्तान की सॉरी, तरफ आप शिफ्ट नहीं हुए गई, थे। हाँ, आप नहीं लेकिन गई, बिल्कुल कोई बात अटैचमेंट है, मैं देखना चाहती हूँ, मैं दिल्ली भी देखना चाहती हूँ, मैं इलाहाबाद भी देखना चाहती हूँ। लेकिन साथ ही ये कि नफ़रत का मुझे नहीं पता कि नफ़रत की वजह से पाकिस्तान बना, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती सर, कि सिर्फ एक लोग, कुछ लोग चाह रहे हैं और उसके बाद इधर आगे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, आई बिलीव, जिसकी वजह से ये तो सब उसके लिए कुछ हुआ, आपको मेरे हिसाब से पार्टीशन हुई। हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो और सर हिस्ट्री क्योंकि हर कोई हिस्ट्री अलग बताता है ना, हिस्ट्री बुक हिस्ट्री में भी अलग लिखी है। आपकी ब, पाकिस्तान की बुक्स के अंदर क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए, अमेजन पे जाइए, इंडिया के ऑथर की बुक्स ना लीजिए, अंग्रेजी ऑथर की बुक लीजिए, ना वो हमारे ना तुम्हारे, और उनकी आप किताब पढ़िए, उनकी चीजें पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तानी किताबें प्लीज मत पढ़िए जहां तक हिस्ट्री की सवाल है, क्योंकि अगर आप अपनी किताबें पढ़ते हैं तो आप लोगों को अपने आप पे ही शक हो जाता है कि हम अरबी हैं कि तुर्की हैं कि फारसी हैं कि हिंदुस्तानी है। तो वो लेकिन एक अलग इशू है। लेकिन सर खैर कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन अब ये कि हमें उस चीज़ को थोड़ा पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ अमन की बात करनी चाहिए, कुछ शांति से बिल्कुल। रहना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैडम। थैंक यू।